Hello students, good morning all of you. Now I am going to start new chapter number 1 in English grammar. Chapter 1, the sentences, its parts and kinds. Now we will know what is sentence. Definition. The sentence is a group of words that makes a complete sense. Definition means परिभाषा. सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो और वह एक पूर्ण भाव देता हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है, मीन्स वाक्य कहलाता है. Now look there some examples. I like to play chess. Ram was a king. He is a good student. Reena sings a song. मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ. राम एक राजा थे. वह एक अच्छा विद्यार्थी है. रीना एक गाना गाती है. These sentences are in a proper order and giving a complete sense. So we can say it is a sentence. ये सभी sentences अपना complete sense दे रहे हैं और इनका एक निश्चित meaning भी है, इसलिए ये sentences होंगे. Now look these examples. I just like to play. Was a king Ram. Good student is a he. A song sings Reena. इन examples में ग्रुप तो है वर्ड्स का, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखे गए हैं और इनका कोई कंप्लीट सेंस भी नहीं है और कोई मीनिंग भी नहीं है, इसलिए ये हमारा कोई निश्चित मीनिंग ना होने की वजह से ये हमारा सेंटेंस नहीं कहा जाएगा. नाउ वी कैन से द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. एक ऐसा वाक्य जो शब्दों का समूह होगा जिसका एक निश्चित अर्थ होगा और वह एक पूर्ण भाव देता हो. These are some important points. Number 1, a sentence consists of a group of words that makes complete sense. एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जिसका कंप्लीट सेंस हो. इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन देयर प्रॉपर ऑर्डर. वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में रखा जाना चाहिए. अ सेंटेंस एंड्स विद आइदर अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप लगाया जाता है या क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है. असर्टिव सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है एंड ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है. नाउ आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो और निश्चित भाव देता हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ लुक द नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेज. फ्रेज का हिंदी में मीनिंग होता है वाक्यांश. वाक्य अंश मीन्स किसी भी सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा फ्रेज कहलाएगा. नाउ लुक द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. परिभाषा. शब्दों का एक समूह जो भाव देता हो, मीन्स जिसका कोई मीनिंग हो बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन उसका पूर्ण मीनिंग ना हो, इज कॉल्ड फ्रेज. वाक्यांश कहलाता है. इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट.
इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं। नाउ लुक द एग्जाम्पल्स। इन द इवनिंग, एट नाइट, इन द पार्क, ऑन अ वॉल। ये हमारे फ्रेजेस हैं और इनका यूज जब हम सेंटेंस में करते हैं तो इनका कंप्लीट सेंस आता है, बट जब ये टुकड़ों में लिखे होते हैं तब इनका कंप्लीट सेंस नहीं रहता है, लेकिन इनका मीनिंग तो है। जैसे शाम को, रात को, पार्क में, दीवार पर, तो इनका खुद का मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। दीवार पर कुछ तो होना चाहिए, पार्क में कुछ तो होना चाहिए, रात में कुछ तो होना चाहिए। इसलिए जब ये सेंटेंस में जुड़ते हैं तब ये अपना कंप्लीट सेंस देते हैं, किंतु इनका खुद से सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है। नाउ लुक दिस। एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ फ्रेज, इट मस्ट मेक सम सेंस। शब्दों का प्रत्येक समूह फ्रेज नहीं कहा जा सकता। इट मस्ट मेक सम सेंस, कुछ तो उसका अर्थ होना ही चाहिए। नाउ लुक द एग्जाम्पल्स। एज वेंट ऑफिस द, ये भी ग्रुप का ही, वर्ड्स का ग्रुप है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये हमारा फ्रेज नहीं होगा। टू द ऑफिस यानी ऑफिस को, इसका सेंस है, मीन्स ऑफिस को, और जब ये एक सेंटेंस में ऐड हो जाएगा तब कंप्लीट सेंस आएगा, इसलिए ये हमारा एक फ्रेज कहा जाएगा, बट वेंट ऑफिस द फ्रेज नहीं कहा जाएगा। नाउ लुक सम एग्जाम्पल्स हाउ टू पिक अप फ्रेज फ्रॉम अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम फ्रेज को कैसे पिकअप करें, कैसे चुनें। नाउ लुक द सेंटेंस। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। ही सैट ऑन अ वॉल, वह दीवार पर बैठा है। माई फादर गोज टू ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं। द डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ता रात में भौंकता है। नाउ यू कैन सी, यहाँ पर इन द इवनिंग अलग लिखा हुआ है, एट नाइट अलग लिखा हुआ है, इन द पार्क अलग लिखा हुआ है, ऑन अ वॉल अलग लिखा हुआ है, लेकिन जब ये सेंटेंस में जुड़े हैं तब इनका कंप्लीट सेंस आ रहा है। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वह दीवार पर बैठा है, मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं और कुत्ता रात को भौंकता है। ठीक है, अभी तक इसका मीनिंग केवल रात को, पार्क में, दीवार पर, शाम में ये था, लेकिन जब ये सेंटेंस में जुड़े तब कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। सो वी कैन से a group of words which make sense but not complete sense is called phrase. Hello students, good morning everyone. Now look the next topic, the clause means उपवाक्य। उपवाक्य मीन्स किसी बड़े वाक्य का एक छोटा सा वाक्य क्लॉज कहलाता है। नाउ लुक द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज। अ clause is a group of words with a subject and a verb and is usually a part of a sentence. Definition क्या है clause की हम जानेंगे। A clause, एक clause भी group of words होता है, शब्दों का समूह भी होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, और यह किसी वाक्य का एक हिस्सा होता है, यूजुअली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस, यह अपना पूर्ण भाव दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब हम समझेंगे कि ये कैसे दे सकता है और नहीं दे सकता है। नाउ लुक द एग्जाम्पल्स। आई लॉस्ट अ पेन विच इज ब्लैक इन कलर। मैंने एक पेन खो दिया जो काले रंग का है। He bought a table which is made of wood.
उसने एक मेज खरीदा जो लकड़ी की बनी हुई है। इसमें जो ये बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में, ये हमारी क्लॉज है। ये एक पूरा सेंटेंस है और ये एक जो हमारा काले रंग का लिखा हुआ है ये एक क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है, इसलिए ये सेंटेंस का एक पार्ट हुआ। नाउ in the definition of clause it have been written that सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। नाउ लुक, यहाँ पर ये एक वर्ब हो गई और एक ये वर्ब हो गई, इसलिए ये भी ये कंडीशन पूरी कर रहा है कि यहाँ पर एक वर्ब होनी चाहिए और विच पेन के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर पेन इस क्लास का सब्जेक्ट हो गया और मेन सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। इसलिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं और दो सेंटेंस मिलकर एक पूरे सेंटेंस को बना रहे हैं, बट जो सेंटेंस मेन सेंटेंस पे डिपेंड करता है उसको हम सेंटेंस ना कहकर क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। इट मीन्स उपवाक्य, किसी बड़े वाक्य का एक छोटा वाक्य उपवाक्य मीन्स क्लॉज। I hope all of you have understood it. Now look some important points. A sentence is a group of words that makes complete sense and has at least one finite verb. एक सेंटेंस शब्दों का एक ग्रुप होता है जिसका पूर्ण भाव होता है और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होती है। Now look the second point. A phrase does not have a finite verb. एक phrase में finite verb नहीं होती है। A clause has only one finite verb. एक clause में एक finite verb होती है। A sentence can always stand on its own. एक sentence खुद पर खड़ा हो सकता है, means पूर्ण भाव देगा और उसका मीनिंग भी क्लियर होगा। अ फ्रेज कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन, और एक वाक्यांश अपने दम पर नहीं खड़ा हो सकता, मीन्स वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, पूर्ण भाव नहीं दे सकता। अ क्लॉज मे और मे नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन, एक उपवाक्य स्वयं पे खड़ा भी हो सकता है और नहीं भी खड़ा हो सकता है। इट मीन्स एक क्लास पूर्ण अर्थ दे सकता है, पूर्ण भाव दे सकता है, किंतु बड़े सेंटेंस सब जब जुड़ेगा तो अपना पूर्ण भाव उसी के साथ में देगा। इसलिए क्लास मे और मे नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। थैंक यू क्लास। स्टूडेंट्स, now we will know about the parts of a sentence. Parts means भाग। एक सेंटेंस के भाग कितने होते हैं? A sentence is made up of two parts, namely a subject and a predicate. एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। Sentence. Now we will see this diagram. Sentence has two parts, subject and predicate. Now we will know what is subject. Subject को हिंदी में कर्ता कहते हैं। The subject is that part of a sentence about which something is said in the sentence. सब्जेक्ट सेंटेंस का वह हिस्सा होता है सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। एंड नाउ वी विल नो व्हाट इज प्रेडिकेट। इन हिंदी प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है या कुछ बताता है। नाउ लुक, these all are examples. My mother cooks tasty food.
मेरी माताजी स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। ये सेंटेंस माता के बारे में बता रहा है, इसलिए हम माई मदर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और बचा हुआ जो हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, वो माता के बारे में बता रहा है, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वह स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। ऑल द प्लेयर्स, सारे खिलाड़ी, आर इन द ग्राउंड, मैदान में हैं। ऑल द प्लेयर्स सब्जेक्ट हो गया एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज सेड समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट हो गया। आई मीन्स मैं, एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। सेंटेंस मैं के बारे में है, इसलिए मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी एक विद्यार्थी हूँ ये इसके बारे में, आई के बारे में, इसलिए ये प्रेडिकेट हो गया। यू आर अ गुड क्रिकेटर, तुम एक अच्छे क्रिकेटर हो, तो यू सब्जेक्ट हो गया और बाकी बचा हुआ पार्ट आर अ गुड क्रिकेटर प्रेडिकेट हो गया। Now these some important points about subject and predicate. The subject is always a noun or a pronoun. जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सदैव नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या तो शब्दों का ऐसा समूह होगा दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो नाउन का कार्य करेगा। द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। प्रेडिकेट में वन वर्ड भी सम्मिलित हो सकता है और कुछ और वर्ड्स भी विद द इसेंशियल वर्ड, लेकिन सबसे आवश्यक शब्द के साथ में बीइंग अ वर्ब, मीन्स प्रेडिकेट में वर्ब होना जरूरी है। और सब्जेक्ट में नाउन, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड the topic parts of a sentence, subject and predicate. Good morning class. Now I'll teach you some exceptions of finding subject and predicate. Listen students, exception means होता है अपवाद। जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट कहा जाता है, यानी वाक्य का बचा हुआ सारा भाग सब्जेक्ट को छोड़कर प्रेडिकेट कहलाता है। नाउ लुक इन इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। नाउ लुक इन इम्परेटिव सेंटेंसेस में द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड बट इम्प्लाइड। सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, मीन्स उल्लेख नहीं किया जाता है, किंतु इम्प्लाई किया जाता है। एज कम हेयर, यहाँ आओ, इट मीन्स यू कम हेयर, तुम यहाँ आओ। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो मेरे सामने कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है जिससे हम कहते हैं, मीन्स सेकेंड पर्सन जरूर होता है बात कहने के लिए। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हाइड रहता है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हाइड है और यहाँ पे सब्जेक्ट हाइड है और बचा हुआ भाग प्रेडिकेट है। जैसे यू कम हेयर, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है कि यू इम्प्लाइड है, बट सेंटेंस आपका इतना रहेगा जो आपका प्रेडिकेट होगा। नाउ लुक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, गो देयर, वहां जाओ, इट मीन्स यू गो देयर, तुम वहां जाओ। लेकिन यहाँ पर यू हाइड है, छिपा हुआ है, बट यू लगा हुआ है, क्योंकि हम कोई भी ऑर्डर देंगे तो किसी व्यक्ति को देंगे जो हमारे सामने होगा। ओके क्लास। In exclamatory sentences, the word order is as follows. Exclamatory sentences में subject आपका यहाँ पर होता है as how beautiful is the day, तो the day यहाँ पर subject है और ये हमारा predicate है। What a pleasant weather it is,
ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। कितना सुहावना मौसम है यह। असर्टिव बनाएंगे तो इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर। तो इट सबसे पहले आ गया, इसका मतलब इट हमारा सब्जेक्ट है, और इसका जो वर्ड ऑर्डर होता है इसमें सब्जेक्ट लास्ट में पाया जाता है। In interrogative sentences, the subject and predicate are placed in the following order as where is he going? वह कहाँ जा रहा है। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन यह सेंटेंस के बीच में है। वेयर और इज वर्ब हो गया, और वेयर क्वेश्चन वर्ड है, ये प्रेडिकेट में आएगा, और इधर भी वर्ब दी गई है, ये भी आपका प्रेडिकेट है। नाउ लुक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट बीच में है। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को लिखा जाता है। क्लास, हाउ ब्यूटीफुल इज द डे। द डे इज हाउ ब्यूटीफुल। The day is the subject and other words from the predicate. Students, हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरीके से चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं तो हमको इजीली सब्जेक्ट मिल जाता है, यानी पीछे वाले वर्ड को लाएंगे द डे इज हाउ ब्यूटीफुल, तो हमें सब्जेक्ट भी मिल जाता है और प्रेडिकेट भी मिल जाता है। वेयर इज ही गोइंग टू, तो ही इज गोइंग टू वेयर, और यहाँ पर हमको सब्जेक्ट मिल गया। इस तरीके से हम चेंज करके सब्जेक्ट पाते हैं, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को चेंज करके पाते हैं। ठीक, आई होप you all have understood. Hello students, now we know about kinds of sentences. वाक्यों के प्रकार। There are 5 kinds of sentences. 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 interrogative sentences, number 3 imperative sentences, number 4 exclamatory sentences, and number 5 optative sentences. Now look at this chart. Sentence: assertive or declarative, interrogative, imperative, exclamatory, and optative. Now the further division of assertive or declarative sentences: affirmative and negative, interrogative, single interrogative and triple interrogative. स्टूडेंट्स, सेंटेंस के 5 काइंड्स हैं, जिसमें असर्टिव और डिक्लेरेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, एंड इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। Now students, we will know about first kind of sentence, assertive or declarative sentence. Sentences that state or declare something are called assertive or declarative sentences. वे वाक्य जो किसी कथन को कहते हैं अथवा स्वीकृत करते हैं वो assertive और declarative sentence कहलाते हैं। They are of 2 types. वे 2 टाइप के होते हैं, affirmative and negative. These sentences simply say or state something. जो सिंपली वे में कोई स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, वो हमारा affirmative sentence होता है। I have visited the Taj many times. मैं बहुत बार ताज का भ्रमण कर चुका हूँ। यहाँ पर ये एक सिंपल स्टेटमेंट कहा गया है और इसमें एक्सेप्टेंस और स्टेटमेंट पता चल रहा है और इसलिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ नेगेटिव मीनिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक मीनिंग
एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें नहीं का अर्थ निकलता है। आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रायः नॉट का यूज़ किया जाता है। और अनिल डज नॉट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, अनिल अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता। ऑलवेज रिमेंबर, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। नाउ द सेकेंड काइंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Sentences that are used to ask questions are called interrogative sentences. वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो। वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर क्या का प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर भी क्या का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का भी यूज किया गया है। नाउ वी विल नो अबाउट इंट्रोगेटिव काइंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। यस और नो क्वेश्चंस मीन सिंगल इंट्रोगेटिव। डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बिकॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब को ही यूज किया गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। नाउ द सेकेंड काइंड, WH क्वेश्चंस मीन्स डबल इंट्रोगेटिव। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड भी यूज हुआ है और हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के आगे यूज हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, इसलिए ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है। जिस सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है वो हमारे WH क्वेश्चंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। Sentences that give orders or instructions, make requests or offer advice are called imperative sentences. वे वाक्य जो आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, प्रार्थना करते हैं और सलाह देते हैं वो हमारे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी में इंपेरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, इसमें रिक्वेस्ट की गई है। डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत गवाओ, यहाँ पर एडवाइस दिया गया है। कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। नाउ लुक सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। दीज सेंटेंसेस बिगिन विद अ वर्ब, ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एंड द सब्जेक्ट यू इज इम्प्लाइड। इन यस और नो क्वेश्चंस, इन यस और नो क्वेश्चन में द ऑक्सिलरी वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, मीन्स हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज किया जाता है। WH क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड को पहले रखा जाता है, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब को रखा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम ऑलवेज क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में। नाउ वी विल नो अबाउट द फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Such sentences express sudden, strong feelings like surprise, delight, grief, joy, disgust, etc. Exclamatory sentences में हमारे अंदर अचानक से strong feelings
भावनाएं जैसे कि आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, आनंद, घृणा की भावनाएं अचानक उत्पन्न होती हैं। What a wonderful idea! कितना आश्चर्यजनक विचार है। How beautiful the girl is! कितनी सुंदर लड़की है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग्स आती हैं हार्ट से किसी चीज़ को देखकर। वो फीलिंग्स सरप्राइज की होती हैं या फिर डिलाइट की होती है या ग्रीफ की होती है या जॉय की होती है या डिस्गस्ट की होती है या फिर एटस्ट्रा। ऑलवेज रिमेंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। नाउ वी विल नो अबाउट द फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सच सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर। ऐसे सेंटेंसेस विश प्रकट करते हैं या फिर प्रार्थना। मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। ये हम किसी के लिए इच्छा प्रकट करते हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक्सक्लेमेशन मार्क को फॉलो करता है। Now, I hope all of you have understood it.